नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और आज हम शुरू करने वाले हैं एस्टेट की क्लास नंबर 14, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिजर्व। सॉरी, रिजर्व की पहले ही रिजर्व की स्पेलिंग गलत है। वाह, क्या कमाल की बात। रिजर्व एंड प्रोविजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी कर। सबसे पहले बात करते हैं, बोलो सर जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिजर्व। क्लियर है सर जी, रिजर्व का मतलब क्या होता है? तो देखिए, दिस इज ए काइंड ऑफ सेविंग। भाई एक प्रकार की बचत ही तो है। ठीक है, देखो, बिजनेस के पास यहाँ पे ऐसे मान लो कि भी प्रॉफिट होते हैं हर साल, आपको पता ही होगा, है ना। आप सभी को पता है ना, बिजनेस किस लिए करा जाता है? भाई बिजनेस करा ही प्रॉफिट अर्न के लिए जाता है। मेन मोटिव ही लाभ कमाना होता है। अब जब लाभ कमाना है तो बिजनेस जब लाभ कमाएगा यानी कि प्रॉफिट अर्न करेगा, तो उस प्रॉफिट में से कुछ सर्टेन परसेंट कह लो या कुछ जो है कि भी पार्ट कह लो, वो क्या करता है, वो सेव कर लेता है। ठीक है, किस किस चीज के लिए कहते हैं कि भी फ्यूचर प्रॉफिट या फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज आएंगी ना, उनको मेट करने के लिए कहता है दिस इज ए काइंड ऑफ सेविंग फ्रॉम आवर सरप्लस। सरप्लस मींस प्रॉफिट ही है इधर। ठीक है, तो मेट द फ्यूचर अनसर्टेनिटी, तो भविष्य की अनिश्चितताओं को निपटाने के लिए हम जो यहाँ पर सेविंग्स करते हैं वो सेविंग्स ही रिजर्व कहलाती है। इसके अलावा और कुछ नहीं। और हाँ, ध्यान दो, रिजर्व हमेशा और हमेशा है ना अननोन लाइबिलिटीज के लिए बनते हैं। ये बड़ा फैक्ट है, ये ध्यान में रख लेना, क्योंकि इसी को बेस बनाकर एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ रिजर्व। फीचर्स ऑफ रिजर्व, तो इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। सबसे पहले हमको अभी अभी बताया है ना सर, सरप्लस। सरप्लस में से ही इनको रखा जाता है। तो यहाँ पे ये कहा कि डिविजिबल प्रॉफिट, अरे हाँ, वो डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि बांटने लायक लाभ, यानी कि वो प्रॉफिट्स जो बांटने थे। अभी एक लिहाज से देखा जाए यार, हमारे पास जो रिजर्व होते हैं वो मोस्टली प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं। और ये जो प्रॉफिट है, या जो अगर मान लो मैं रिजर्व नहीं बनाता इधर, तो इस सारे के सारे प्रॉफिट को मैं क्या करता है, फिर जो ऑनर्स है उनको दे देता, जो मालिक है उनको दे देता। अब यहाँ पे मालिक सोल भी हो सकता है, यहाँ पे मालिक पार्टनरशिप में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मालिक जो है कि HUF का ऑनर भी हो सकता है, यहाँ पे मालिक कंपनी भी हो सकती है। कंपनी के फॉर्म के अंदर शेयर होल्डर वो होते हैं मालिक। तो यहाँ पे कहते हैं कि भी किसी भी रीजन के कारण कहते हैं ये वो प्रॉफिट का हिस्सा है जो इनको नहीं दिया गया। क्लियर है, जो सरप्लस था वो इनमें चला, इनको मिल जाना चाहिए था, लेकिन इनको नहीं मिलने की बजाय हमने उसको क्या कर दिया, रिजर्व के रूप में रख दिया। तो इसीलिए कहा कि ये डिविजिबल प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं। ठीक है, एक लिहाज से कह लो कि नेट प्रॉफिट में। ठीक है, नेक्स्ट, दीज रिजर्व आर आल्सो टर्म्ड एज रिटेन अर्निंग्स। जी हाँ, शुद्ध लाभ का वो हिस्सा जो हमने भविष्य के लिए संजो कर रख लिया, जो हमने भविष्य के लिए रख लिया है कि भविष्य में कुछ भी दिक्कत आएगी तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो उसको ही हम यहाँ पर रिजर्व कहते हैं। और दूसरा इसका नाम आ गया, वो कहता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो देखिए, डिविजिबल प्रॉफिट में से इसको बनाया, तो ये क्या बोला, तो रिटेन अर्निंग्स यानी कि वो अर्निंग्स जो हमने अपने भविष्य के लिए रख ली। या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि इसके अलावा तो बाकी सारे प्रॉफिट हम ऑनर्स को दे चुके हैं ना, तो यही तो बचा कि वो लाभ जो अभी तक बांटा नहीं गया। क्लियर है? इट इज नॉट लीगली नेसेसरी टू मेक द रिजर्व। ठीक है, कानूनी रूप से हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि भी नहीं तुमको रिजर्व बनाना ही बनाना। हमारी मर्जी है, हमको लगता है कि फ्यूचर में हमको यहाँ पे स्ट्रेंथन रहना है तो हम रिजर्व क्रिएट कर लेंगे। और अगर हमको लगता है कि नहीं, फ्यूचर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम चलते रहेंगे, ठीक है, वो हम रिजर्व रखना लीगली फाउंडेशन वाला काम नहीं है, मर्जी है आपकी। नेक्स्ट, देयर आर क्रिएटेड सॉरी दीज आर क्रिएटेड टू मीट द अननोन लाइबिलिटीज। ये पॉइंट मैं आपको पहले पॉइंट पे बता चुका था कि भी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अननोन लाइबिलिटीज की बात करते हैं। ठीक है, सॉरी, नॉन लाइबिलिटी तो बाद में। नॉन लाइबिलिटी क्या मतलब, कहते हैं दीज कैन बी यूज्ड फॉर डिविडेंड पेमेंट। तो कहते हैं कि भी जो भी रिजर्व हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट, देखो, डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है सर प्रॉफिट में। ठीक है, और हमने प्रॉफिट का हिस्सा बचा के क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया। तो कहता है कि ये रिजर्व है ना, जो इनका यूज किया जा सकता है डिविडेंड पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट का ही हिस्सा है जिस ठीक है, दीज आर राइट डाउन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कहते हैं इनको बैलेंस शीट के राइट साइड में। अब यहाँ पे है ना, देखो ध्यान से, लाइबिलिटी साइड में रखा जाता है। ये बड़ा ही ध्यान में वाली बात है। क्यों? क्योंकि
ये क्या है, बिजनेस की प्रॉफिट्स हैं जिनको हमने फ्यूचर के लिए रख लिया, और क्योंकि फ्यूचर के लिए रख लिया है इनको, तो इनको इसीलिए एक काइंड ऑफ लाइबिलिटी ट्रीट करा जाता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बैलेंस शीट का मैं वर्टिकल सॉरी हॉरिजेंटल फॉर्म ले रहा हूँ। इस हॉरिजेंटल फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू जनरल रिजर्व। क्लियर है, तो ये हमेशा लाइबिलिटी हेड के अंदर रखा जाता है, लाइबिलिटी साइड के अंदर रखा जाता है, असेट की तरफ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर सॉरी व्हेन द रिजर्व इज reserve is invested in the outside security, it is known as the reserve fund। कहते हैं जब हम जो हमारे पास रिजर्व है उनको आउटर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो तब वो रिजर्व अब जनरल रिजर्व नहीं बनता, अब वो बन गया रिजर्व फंड। यानी कि वो फंड जो हमने बाहर इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, वो फंड जो हमने बाहर इन्वेस्ट कर रखा है उसको हम किस नाम से रखेंगे, यहाँ पे उसको हम यहाँ पे रिजर्व फंड के नाम से। समझ आ गई होगी बात। तो ये कुछ विशेषताएं हैं या फीचर्स हैं जिनके बिहाफ पे हम जनरल रिजर्व को एक किस्म से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या क्या है, सबसे पहले सर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, या रिटेन अर्निंग्स कह लो, ये जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें से क्रिएट करा जाता है। कानूनी रूप से कोई हमारे ऊपर लीगल ऑफेंस नहीं है कि भी हमने ये बनाना ही बनाना, ठीक है, तो कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है हमारे ऊपर। देयर आर क्रिएटेड टू मीट द अननोन लाइबिलिटीज, कहते हैं कि भी जो अज्ञात दायित्व होते हैं उनको पूरा करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। और दिस कैन बी यूज्ड फॉर डिविडेंड पेमेंट, लाभांश के लिए इनका इस्तेमाल भुगतान करने का इस्तेमाल किया जा सकता है। वी कैन यूज द जनरल रिजर्व या अमाउंट ऑफ रिजर्व टू पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, ठीक है, और उनको यहाँ पे लाइबिलिटी साइड रखा जाता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट आप समझ। अब बात करता है एडवांटेज ऑफ रिजर्व, ठीक है, एडवांटेज ऑफ रिजर्व तो हेल्पफुल इन मीटिंग द अनफोर्सिन लाइबिलिटी, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि भी इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव कह लो आप, ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो कहता है अनफोर्सिन, या जो हमारे पास अज्ञात दायित्व हैं, यूं कहा जाए कि भी अननोन लाइबिलिटीज हैं, उनको ही तो पूरा करने के लिए हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इट इज स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल, अच्छा चलो मेरे बच्चे जाओ, इट इज स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो कहता है ये व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करता है, सही करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं साल दर साल जो है इक्वल जो डिविडेंड है ना उसका इक्वलाइजेशन करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड फंड फॉर मीटिंग स्पेसिफिक लाइबिलिटी, कहते हैं विशेष जो दायित्व होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमको फंड अवेलेबल कराते हैं। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं चार, ठीक है, इनको आप दिमाग में रखें, यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। कहते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज, मैं बिल्कुल सीधे, क्योंकि जब पढ़ाते वक्त मैं सीधे क्वेश्चन लूंगा, और बाद में जैसे ही हमारे पास अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ऐसे छांट छांट के क्वेश्चन आपके सामने होंगे कि एक क्वेश्चन करते ही आपको यहाँ पे कम से भी कम 10 क्वेश्चन की फीलिंग आएगी कि हाँ हम एक ही क्वेश्चन से अप्रोक्सीमेट 5 से 10 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही पाते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिर कहते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व। बोले सर हमारे पास जो रिजर्व है या जो संचय कह सकते हैं आप लोग, बोले सर ये कितने प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिजर्व। तो यहाँ पे कहता है कि भी देखो बेसिकली अगर यहाँ पे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो हमारे पास रिजर्व दो तरीके के बताए, एक तो रेवेन्यू रिजर्व और एक कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व तो अपने आप में इकलौता है, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व का सब क्लासिफिकेशन किया गया, इसको बताया गया जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व अपने आप में इकलौता है, स्पेसिफिक रिजर्व की आगे और भी ज्यादा सब ब्रांचेज हो जाती है, यानी कि अलग अलग तरह का हो जाता है नीड के अकॉर्डिंग बंदा तैयार कर। ध्यान दें कितनी टाइप्स है, अगर मान लो भी क्वेश्चन के अंदर आ गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिजर्व, तो कितनी है, दो, ब्रॉडर एरिया में। लेकिन अगर ऑप्शन में दो हो ही ना, रिजर्व की टाइप की बात करता है वो, तो वहां पे कह देगा चार, पांच, ठीक है, इसके अलावा बोले छः, और फिर यहाँ पे एक, तो ये यानी एक नहीं बोल सकता सर, इसको कह सकता हूँ कितना भाई, तीन बोल दे, तीन। तो अभी मुझे एक बात बताओ, दो तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं, तो अब क्या करोगे, तो अब बोले एक, दो, तीन और चार। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो आप इसको हटा दो, तो हमारे पास कितना ये, एक, दो और तीन, कर सकते हो। तो यहाँ पे तीन भी ऑप्शन में है और चार भी ऑप्शन में है। क्लियर है, अब क्या करोगे, तो अब दोनों में से कोई भी लगा दो, लेकिन ज़्यादा सूटेबल कौन सा रहेगा, ज़्यादा सूटेबल का ये वाला। समझ आई।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिजर्व। अब कहता है कि भाई जो हमने जो ऊपर पढ़ा ना सर जी, ये रेवेन्यू रिजर्व ये क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। कहता है कि दीज रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, इनको लाभों में से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो रिजर्व है ना, कहाँ से, लाभों में से ही बनाए जाते हैं। ठीक है सर, तो क्या इशू हो गया इससे, तो कहता है कि भाई या फिर कौन से लाभों से, तो कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। कौन से, रेवेन्यू प्रॉफिट, आयगत। अब ये आयगत क्या होता है, तो आयगत होता है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे कि भाई हमारे जो बिजनेस है ना, बिजनेस को उसकी बिजनेस एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट होता है, जैसे कि भी मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन है जिसका काम है मान लीजिए चप्पल बेचना है, उसको चप्पल बेचने के काम से जो प्रॉफिट होगा ना, तो उसी में से बनेगा जो रिजर्व, उसको जनरल रिजर्व कहते हैं। लेकिन चप्पल बेचने वाले बंदे को मशीन बेचने से यहाँ पे लाभ हो गया तो वो तो नहीं जाएगा ना। जनरल रिजर्व सामान्य लाभों में से ही क्रिएट करे जाते हैं, बनाए जाते हैं, ये बात का ध्यान रखें। ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ नहीं इसके अंदर, यहाँ पे वही विच हैव बीन अर्नड इन द कोर्स ऑफ द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस ऑपरेशन, ने रूटीन वर्क से वो प्रॉफिट, उनमें से यहाँ पे वो जनरल रिजर्व की कैटेगरी या रेवेन्यू रिजर्व कहलाता है। अब रेवेन्यू रिजर्व का क्लासिफिकेशन है हमारे पास, तो आगे कहता है जनरल रिजर्व। तो मैं जनरल रिजर्व की जो डेफिनेशन है ना, वही सेम हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व की डेफिनेशन है ना, यहाँ पे इस्तेमाल करी जा सकती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जो रेवेन्यू रिजर्व है इसी को मैं कह दूं जनरल रिजर्व, तो डेफिनेशन सेम रहेगी। कहता है कि भी दीज रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ रेवेन्यू या और रेवेन्यू प्रॉफिट विच हैव बीन अर्न इन द कोर्स ऑफ डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। इनसे व्यक्ति ने अपने प्रतिदिन के जो रूटीन में जो वर्क होते हैं उनसे उसने आय कमाई है, तो उसी आय में से हम यहाँ पे जो रिजर्व क्रिएट करते हैं जनरल रिजर्व है। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व के ऑब्जेक्टिव लिखे हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो सबसे पहला फॉर मीटिंग द अनफोर्सिन लाइबिलिटी, तो क्या हुआ, ये तो पहले पढ़ चुके हैं ना, वही है सर। फिर यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करना, ये भी पढ़ चुके हैं सर हम। फिर यहाँ पे कहता है कि भी बिजनेस के जो है कि एक्सपेंशन करना विद द हेल्प ऑफ द इंटरनल सोर्सेज, यही तो काम है हमारे पास कि हम खुद के पैसे से ही खुद की ग्रोथ करें। और यहाँ पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हम नॉर्मली जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिजर्व पढ़ा था, तो यही तो चीजें थी। देखो ये रिजर्व हमारे पास है, यहाँ पे फीचर्स पढ़े और उसके बाद एडवांटेज कह लो या ऑब्जेक्टिव कह लो, मैंने यही बोला था ना। तो यही चार ऑब्जेक्टिव यहाँ पे थे और वही चार ऑब्जेक्टिव हमारे, क्लियर है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक रिजर्व। अब कहता है कि स्पेसिफिक को हम यहाँ पे कहते हैं विशिष्ट। देखिए सर, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि भी विशिष्ट जो रिजर्व होते हैं, यानी कि एक स्पेशल काम के लिए खोले गए या क्रिएट करे गए रिजर्व। अब इनका क्या होता है, तो कहते हैं देखो जिसका जो काम है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग उसको बना दिया जाएगा। जैसे कि भी यहाँ पे हमने डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तो डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए जो रिजर्व क्रिएट करा गया उसको हम यहाँ पे स्पेसिफिक स्पेसिफिक रिजर्व की कैटेगरी में डालते हैं और उसका नाम रख दिया जाए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ऐसा कैसे होता है, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कंपनी ने पहले से ही अनाउंस कर रखा है कि एक लिमिटेड या एक सर्टेन लिमिट से नीचे कभी भी आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। मान लो कंपनी ने कह दिया कि आपको पर शेयर मिनिमम 10 रुपए तो मिलने ही मिलने। लेकिन पिछले साल जो है कि भी प्रॉफिट अच्छे हुए थे, तो यहाँ पे ठीक है, तो कंपनी ने क्या करा, एक रिजर्व क्रिएट कर लिया। लेकिन अब की बार कंपनी को प्रॉफिट कम हुए और कंपनी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 रुपए पर शेयर डिविडेंड ही दे सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो बाकी 2 रुपए तो ये रिजर्व क्रिएट कर रखा ना, इसमें से 2 रुपए निकाल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो जी हो गया 10-10। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो एक्स्ट्रा सेविंग्स हमारे पास या हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, तो उसमें से हम जो किसी विशेष काम के लिए जो का जो रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, तो उनको स्पेसिफिक रिजर्व कहा जाता है। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। तो असेट्स को रिप्लेस करने के लिए जो रिजर्व क्रिएट करे जाते हैं उनको रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स कहा जाता है, क्योंकि समय के साथ साथ असेट्स की वैल्यू में कमी आती है, डेप्रिसिएशन लग जाता है, और उसके बाद क्या होता है, एक तो पर्टिकुलर असेट यूजलेस हो जाती है, तो हमको उसकी जगह पे नई असेट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं पहले से ही अपना एक स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक रिजर्व कहता है किसका, प्लेसमेंट ऑफ असेट्स।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो मार्केट के अंदर लगातार ये साइकिल चलता रहता है भाई, ठीक है, कभी अप कभी डाउन ऐसे चलता रहता है। तो अब अप एंड डाउन्स की कंडीशंस को कुछ हद तक रोकने के लिए अपनी जो इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने कर रखी है, ठीक है, उसकी जो है मार्केट वैल्यू जो भी चलेगी, लेकिन उसकी बुक वैल्यू को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल रिजर्व बनाया जाता है, जिसका काम क्या होता है कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करो, ताकि एक नॉर्मल रेट आपको देखने को मिले, एक नॉर्मल वैल्यू आपको देखे। और अगर आपकी बुक वैल्यू में डाउन आ गया, या यूँ कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है उसमें डाउन आ गया या कम हो गया, तो तब आप अपनी बुक वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज। अब ये सब होएगा किसकी वजह से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, के ध्यान में। कैसे होगा उसको हम पार्टनरशिप में पढ़ेंगे ही। अब कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो आपके जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी तो आपने कुछ बेनिफिट्स देने होंगे। अब कर्मचारी को कोई कंपनसेशन देना है, या कोई ऐसे मान लो कि भी लोन वगैरह प्रोवाइड करना है, तो कहाँ से प्रोवाइड करा जाएगा? तो वो यही फंड है जो कि कर्मचारियों की हेल्प के लिए पहले से ही क्रिएट कर लिया जाता है, ठीक है। और इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ इसी पर्पज के लिए होगा, कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर आपका DRR यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये डिबेंचर्स को रिडीम अगर करना है, वापसी पैसा देना है, तो कहाँ से जो पैसे का जुगाड़ करोगे? तो वो यहाँ से। अब यहाँ पे अगले टाइप हमारे पास आ गई, वो कहता है कैपिटल रिजर्व। क्या होता है? तो कैपिटल प्रॉफिट्स आर आल्सो अर्न इन द बिजनेस फ्रॉम मैनी सोर्सेज। देखिए, जो बिजनेस होता है ना, उसको कई अन्य अन्य सोर्सेज से पहले से ही कैपिटल प्रॉफिट भी होता रहता है। ये कैसे होता रहता है? तो सपोज करें, मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो एग्जांपल नीचे भी है यार, पहले इसी को पढ़ लेते। तो रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ सच कैपिटल प्रॉफिट आर नॉन द कैपिटल रिजर्व। यानी कि देखो, हमने जब लाभ हुए हमारे को, बोले कौन से? आयगत। तो आयगत लाभ से जो सेविंग्स हम लोगों ने करी, आयगत लाभ में से जो पैसा बचाया, उसको तो हमने जनरल रिजर्व बोला या स्पेसिफिक रिजर्व बोला, यही तो टाइप पड़ी थी। अब अगर मान लो हमारे को पूंजीगत लाभ होता है, पूंजीगत लाभ, उस पूंजीगत लाभ को जब हम सेव करके एक तरफ रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब बात आती है पूंजीगत लाभ होता क्या है। तो देखिए, यहां पे कहता है अगर मान लो कि आपको कोई असेट है इधर, आपकी असेट की जो बुक वैल्यू है वो है 1,000 रुपए, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, ये 1,000 रुपए आपकी बुक वैल्यू है, और इस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है ऑलरेडी 500 रुपए। तो यानी कि अब आपकी जो बुक है उसकी वैल्यू कितनी है? 500। लेकिन जब आप उसको, कोई पर्टिकुलर पर्सन आया, बोला मैं 600 दे दूंगा इस, यानी कि इसका डिफरेंस, यानी कि आपको 100 रुपए का क्या हुआ इधर? फायदा। और कौन सा फायदा है ये? पूंजीगत। अब इस 100 रुपए को मैं यहाँ पे सीधा सीधा इस कैपिटल रिजर्व में रख देता हूँ, यानी कि क्या हुआ? पूंजीगत फायदा, पूंजीगत लाभ कहाँ पे रखा मैंने? पूंजीगत रिजर्व के अंदर। यानी कि आई हैव टू पुट द कैपिटल प्रॉफिट इन द कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? अब ध्यान दो, इसमें जो बात बताई अगली, कहते हैं दीज रिजर्व्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश डिविडेंड। कहते हैं कि डिविडेंड देने के लिए इनका यूज नहीं किया जा सकता, और यूं कहा जाए कि भी इनको नॉर्मली इस्तेमाल किया जा सकता है किसके लिए? इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स और कैपिटल लॉस को मेट करने के लिए, ठीक है। यानी कि ये जो भी हमारे पास कैपिटल रिजर्व होगा ना सर इकट्ठा, इसका हम डिविडेंड पे में इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे कैपिटल लॉस अगर कोई है उसको पूरा करने के लिए, या फिर अगर बोनस शेयर है ना, कंपनी को इशू करना है। क्यों? क्योंकि वो भी बोनस शेयर है, वो भी क्या बाद में कैपिटल ही तो बनेगा। तो इस कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल किया जाएगा बिजनेस की कैपिटल बढ़ाने में, ठीक है। बोनस शेयर्स को इशू करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी और कहीं नहीं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं भाई, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब क्योंकि असेट्स एंड लायबिलिटी में जो भी चेंजेस हो रहा है तो वो भी कैपिटल चेंज होता है, तो इसकी वजह से जो हम असेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं, तो उसकी सिचुएशन में हमारे को प्रॉफिट भी हो सकता है, वो कौन से वाला? कैपिटल प्रॉफिट। और हमको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, भी कोई भी कंटिन्यूइंग बिजनेस हम उसको परचेज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, तो उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे।
प्रॉफिट प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कहता है कि भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने से पहले हमने उसके जो बिजनेस ऑपरेशन शुरू कर दिए, तो उस सिचुएशन में इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर हमको कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो भी कैपिटल प्रॉफिट की कैटेगरी में कंसिडर करा जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम द री इश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, कहता है कि भी जो शेयर्स हमने यहाँ पे जब्त कर लिए थे, ठीक है, फॉरफिट कर लिए थे, उनको जब हम री इश्यू करते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट हमको होता है तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, और उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स को रिडीम करने पर जो प्रॉफिट होता है हम उसको यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में शामिल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, क्योंकि हमको यहाँ पे डिविडेंड के रूप में कैपिटल प्रॉफिट्स को पेमेंट करने से मना किया, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। बोले हम अपने कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकते हैं किसके लिए, फॉर डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। बोले अच्छा कैसे कर सकते हैं बताओ, पिछले स्लाइड में तो मना कर दिया, क्या कर दिया, बोले कहते हैं कि भी नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज कैश डिविडेंड। अभी कह रहा है कि एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, तो क्या क्या है, तो सबसे पहला, अगर कंपनी का, देखिए एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो आर्टिकल हमारे पास कंपनी की कह लो रूल बुक, कोई भी काम इस तरीके से किया जाएगा। तो अगर कंपनी की रूल बुक ये प्रोहिबिटेड नहीं करती है कि भाई आप इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, ठीक है, तब आप कर सकते हो। मतलब कहने की बात क्या है सर, कहने की बात ये है कि अगर कंपनी के आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर यहां पर मना नहीं किया गया है ना कि हम ये तो भाई कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। या यूँ कहा जाए, अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है ना कि भाई दे सकते हो आप, ठीक है, एज ए डिविडेंड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डिविडेंड पेमेंट के लिए, तो तब आप इजीली कर पाओगे। ये पहला पॉइंट कह रहा है। दूसरी में भी कहता है कैपिटल रिजर्व मस्ट बी रियलाइज्ड इन द कैश, अगर आपका जो भी कैपिटल रिजर्व या जो भी प्रॉफिट आपको मिला है ना वो ओनली इन कैश फॉर्म मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कौन सी फॉर्म में, इन कैश फॉर्म। अगर आपको कैश में मिल रहा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो उसका डिविडेंड पेमेंट के लिए, क्यों, क्योंकि डिविडेंड तो मैंने कैश में देना है और यहाँ पर कैपिटल रिजर्व ही मेरे पास कैश फॉर्म में पड़ा है, तो मैं उसका यूज कर सकता हूँ। अब सच प्रॉफिट रिमेन्स आफ्टर फेयर रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो कहते हैं असेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन करने के बाद कुछ प्रॉफिट अगर बचता है तो उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिविडेंड की पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अब सवाल आएगा आपका, बोले सर ये रिवैल्यूएशन की असेट्स और लायबिलिटीज की जो भी यूँ कहा जाए एडजस्टमेंट करने के बाद बचे हुए प्रॉफिट से क्या मतलब है इधर, तो सुनिए ध्यान से। ये कहता है, मान लीजिए कि आप कंपनी या पार्टनरशिप में हो या कैसे भी हो, तो आपकी असेट्स का रिवैल्यूएशन किया गया पहली बार, उस पे आपको लॉस हो गया, ठीक है, कितने रुपए, मान लो 10,000 रुपए का लॉस आपकी कंपनी या आपकी फर्म शो कर रही है इसके ऊपर असेट्स एंड लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन। तो ये लॉस है, तो ये कौन सा लॉस है, बोले कैपिटल लॉस है सर, बात होगी। अब दूसरी बार जब हमने यहां पे करा तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिला, मान लीजिए प्रॉफिट मिला, तो ये जो लॉस हमने यहाँ पे पहले से ही इकट्ठा कर रखा था कौन सा था, कैपिटल लॉस, और अभी हमको प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पे, तो ये कौन सा हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट। अब अगर इस कैपिटल लॉस को मान लो कि भी ये कैपिटल लॉस जो प्रॉफिट है ना वो हमको हुआ 12,000, अब इस 12 में से 10 मेट करने के बाद या 10 को पूरा करने के बाद कितने रुपए का प्रॉफिट बचा, बोले 2,000, तो हम इस 2,000 का यूज कर सकते हैं इसके लिए, डिविडेंड पेमेंट के लिए। ये चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है और कुछ। नेक्स्ट, सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, तो कहते हैं दैट रिजर्व विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, कहते हैं ऐसे सभी प्रकार के जो रिजर्व होते हैं ना जो बैलेंस शीट में दिखते ही नहीं यार, यानी कि बैलेंस शीट में शो ही नहीं करा जाता, उनको सीक्रेट, सीक्रेट समझते हो ना यार, गुप्त हुआ। तो देखो जब नाम ही गुप्त है तो उनको बैलेंस शीट में शो ही क्यों करेंगे, ठीक है, तो बैलेंस शीट में जिनको शो ही नहीं करा जाता इनको हम यहाँ पे सीक्रेट रिजर्व के रूप में कंसिडर करते हैं। बोले अच्छा कैसे होता है सर ये, तो देखिए सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होते हैं जब आप एक्सेसिव डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, यानी कि जितना डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करना चाहिए उससे ज्यादा, यानी कि आप अपनी आमदनी को कम से कम दिखाते हो और खर्च को ज्यादा से ज्यादा दिखा देते हो, तो जहां पर भी ये कंडीशन होगी तो समझ लो वहां पर सीक्रेट रिजर्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
कंसिडर रेवेन्यू रिसिप्ट एज ए कैपिटल रिसिप्ट, कहते हैं कि जब हम यहाँ पे आयगत इनकम को कैपिटल इनकम ट्रीट कर ले तो तब भी हमारे सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, सॉरी असेट्स एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज, शोइंग कंटीजेंट लाइबिलिटी एज एक्चुअल लाइबिलिटी। कहते कंटीजेंट का मतलब भाई आपकी ऐसी लाइबिलिटी जो भविष्य में हो सकती है और आपने उसको एक्चुअल ट्रीट कर लिया, ठीक है, तभी सिचुएशन में आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने तो उसको ऐसा दिखेगा ना कि हाँ आपने पे कर दिया, और यूँ कहा जाए आपकी लाइबिलिटीज जो है ना वो बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाए। सप्रेसिंग द सेल्स, कि आप सेल्स को कम से कम दिखाते, तो ऐसा करने से भी आपके, क्योंकि जब सेल्स को कम दिखाओगे आप तो उसके क्या होगा, एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में फिर प्रॉफिट कम होएंगे, ठीक है, और प्रॉफिट कम होने से, जबकि देखो सेल्स तो हुई 1,000 रुपए की लेकिन आपने सेल्स दिखाई सिर्फ 800 रुपए की, तो ऊपर वाले 200 तो पहले से इस रिजर्व में चले गए, कौन से वाले में, सीक्रेट रिजर्व में। बोले हाँ सर ये तो सही बात कह रहा है। अब कहते हैं क्रिएटिंग एक्सेसिव एंड फेक प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स एंड अदर कंटीजेंसीज, तो जो भी आपका एक्सेसिव और फेक प्रोविजंस है ना फॉर डाउटफुल डेट्स, भाई उनके बारे में बात करते हैं कि भाई अगर आपने फेक प्रोविजंस क्रिएट कर रखे हैं, भाई आपका खर्चा तो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आपने 1,000 रुपए के प्रोविजन बना के रखे, तो ये तो 1,000 रुपये आपने क्या करा, एक लिहाज से फेक प्रोविजन बना लिया, और ये सीक्रेट रिजर्व भी तो एक काइंड का, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, रिजर्व का कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया पूरा, अब बात करते हैं प्रोविजंस की। बोले प्रोविजंस क्या होते हैं सर, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो रिजर्व वाला पॉइंट है ना वो सारा का सारा याद रहा होगा, हम रिकैप करेंगे इसके बाद में, पहले प्रोविजन को स्टडी कर लेते हैं एक बार। तो कहते हैं द अमाउंट रिटेन बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नोन लाइबिलिटी ऑफ विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। देखिए ध्यान से, भाई ये भी क्या है, एक काइंड ऑफ सेविंग्स तो है, ठीक है, लेकिन कौन सी लाइबिलिटीज के लिए, भाई नॉन लाइबिलिटी। ये कहता है कि भी मुझे पता है कि मुझे नुकसान हो सकता है या होगा, ठीक है, सेविंग्स फॉर नॉन लाइबिलिटी, मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर में लॉस होगा, तो उस फ्यूचर में हो सकने वाले लॉस के लिए अगर मैं आज से ही अपना सेविंग्स कर लूं तो वो सेविंग्स क्या कहलाएंगी, प्रोविजन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रावधान, ठीक है। कहते these that is considered as the provision which savings are created for the known liability but the amount is not actually determined। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने कहा कि भाई हाँ मुझे पता है कि फ्यूचर में ये लॉस हो सकता है, लेकिन जो उसकी अमाउंट है ना वो मैं प्रॉपर तरीके से नहीं जानता, ठीक है, वो मैं प्रॉपर तरीके से नहीं जानता। रिजर्व में क्या अंतर है, रिजर्व में कहता है ना मुझे लाइबिलिटी का पता ना मुझे अमाउंट का पता, यहाँ पर प्रोविजन के अंदर मुझे लाइबिलिटी का पता है, या यूं कहा जाए कि भी जो भी फ्यूचर में जो मुझे नुकसान होने की संभावना उसका पता है, लेकिन कितना हो सकता है ये नहीं पता। अगर मान लो सिंपल स्टेटमेंट में आ जाए, कहते हैं कि भी डिफरेंस बताइए या कौन सी लाइन रिजर्व और प्रोविजन के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है, तो यही लाइन है हमारे पास, जो हमारे पास यूं कहा जाए भाई रिजर्व होते हैं ना, रिजर्व के अंदर लाइबिलिटी तो पता होती है और अमाउंट नहीं पता होती, ठीक है, क्या नहीं पता होती, सॉरी सॉरी प्रोविजन के अंदर, जबकि रिजर्व के अंदर कुछ भी पता नहीं हो, ठीक है, ये एक अंतर है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सिंपल सी बात है, रिजर्व हमारे पास है। अब उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजंस की बात करता है। देखो जो प्रोविजंस है उसके एग्जांपल देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे रिजर्व के बारे में पढ़ा था, बोले सर हाँ रिजर्व थे हमारे पास स्पेसिफिक, तो वैसे ही जो भी प्रोविजन क्रिएट करा जाता है ना वो एक स्पेसिफिक आइटम को लेकर, एक स्पेसिफिक लाइबिलिटी को लेकर ही करा जाएगा। तो जब वो स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए, तो इसीलिए अलग अलग लाइबिलिटी के लिए अलग अलग प्रोविजन क्रिएट होंगे। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो हरास के लिए डेप्रिसिएशन के लिए जो प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा उसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे। टैक्सेशन के लिए प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर ऑफ द असेट्स, ये सारे जो है कि इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास, मतलब प्रोविजंस तो जितने चाहे आप उतने क्रिएट कर सकते हो, हर एक लाइबिलिटी के लिए क्रिएट कर, ये ध्यान में। अब कहते हैं फीचर्स ऑफ प्रोविजंस, तो कहते हैं दीज आर मेड टू मीट द अननोन लाइबिलिटी। हाँ सर ये नॉन लाइबिलिटी को ही तो मेट करने के लिए, तो जिनका मुझे पता है तभी तो प्रोविजन क्रिएट करूंगा। अरे सामने से आने वाली बीमारी को ही तो मैं देखूंगा ना उसके लिए अपने तरकश में पहले तीर कमान सेट कर लूंगा। नेक्स्ट
क्रिएटेड फॉर दोज लायबिलिटीज हुज अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जी हाँ, ऐसे ज्ञात दायित्व के लिए इसको बनाया जाएगा जिनकी जो अमाउंट है ना उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, यानी कि हमको अमाउंट का नहीं पता। और इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जी हाँ, ये लाभों पर प्रभार है। देखिए, रिजर्व तो क्या था, रिजर्व थे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व थे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन ये हमारे पास जो प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये क्या अंतर होता है, तो देखिए यहां पे कहता है रिजर्व तभी बनते हैं जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होंगे तो रिजर्व बना लेंगे, नहीं होंगे तो रहने देंगे। लेकिन जब आप प्रोविजन क्रिएट करते हो ना, तो कहते हैं कि भी आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपने ये तो क्रिएट करना ही करना है, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये ध्यान दें। नेक्स्ट, पर्पज ऑफ डिविडेंड्स, जो भी सॉरी प्रोविजंस, तो पर्पज क्या है बनाने का, तो भविष्य में हो सकने वाली जो हानियां हैं उससे बचने के लिए, वो तो सही सही है। लेकिन कहता है टू असरटेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जी हाँ, प्रोविजंस का भी तो यही काम है भाई, ये ट्रू नेट प्रोविजन। उसके बाद ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस और प्रोवाइडेड फॉर द नॉन लॉस इन द फ्यूचर। ठीक है भाई, हमको पता है कि भाई भविष्य में हमको क्या लॉस हो सकता है, तो इन सब की इन्फॉर्मेशन ही हमको देता है। रिपीटेटिव आपको लग रहा होगा, लेकिन वो रिजर्व को रिगार्डिंग थे, ये प्रोविजंस को रिगार्डिंग। ठीक है, अब कहते हैं कि टू असरटेन द ट्रू एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो देखिए, जब प्रोविजंस हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर, है ना, एक टर्म को सुना होगा, और वो टर्म होती है फुटनोट। फुटनोट के अंदर है ना कंपनी ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। अब उनसे मेट करने के लिए ही हम यहाँ प्रोविजन, भाई हमारे पास बहुत सारी ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं भाई जो करने तो पड़ेंगे भविष्य में, तो उनको प्लीज़ बताओ तो सही, तो जिससे जो बंदे हैं ना, जो भी पर्सन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करेगा, वो समझ पाएगा कि हाँ भविष्य में क्या हो सकता है। और क्योंकि देखिए, आपने भविष्य के दायित्व के लिए आज ही से ही जुगाड़ करना शुरू कर दिया, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अपने आप में स्ट्रेंथन होती चली जाएगी, यानी कि आपको फिर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा किसी के सामने। यूँ कहा जाए कि भी आपने बार बार अनफॉर्चुनेटली जो लाइबिलिटीज आपके सामने राइज होती है, उसके लिए आपको बार बार लोन की तरफ नहीं देखना पड़े। जब खुद से पेमेंट कर पा रहे हो, तब फाइनेंशियल स्ट्रेंथन जो है कि पोजीशन अच्छी हो ही रही है। और क्योंकि पता है हमको कि भी ये जो भी लॉस फ्यूचर में आ सकते हैं, हमको पहले से ही पता है, इसलिए जो भी अननोन लॉस और फ्यूचर जो भी लाइबिलिटीज उनको फ्यूचर में पता करने के लिए हल किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तो यहाँ पे देखिए, मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, चिंता ना करें। यहाँ पे कहते हैं कि प्रोविजंस आर मेड, भी प्रोविजंस बनाए जाते हैं किस लिए, फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, फॉर बैड डेट, फॉर डाउटफुल डेट्स, और फॉर टैक्सेस। तो कहता है ऑल ऑफ द अबव। हमने अभी अभी देखा कि हमने हमारे जो प्रोविजन है ना वो सबके लिए बनाए थे। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज इलीगल, नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, यूजलेस। तो यहाँ पे देखो, गैर कानूनी का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि कानून तो कुछ कहता ही नहीं इसके बारे में। ठीक है, नेसेसरी नहीं, ये तो ऑब्लिगेशन तो बनाया नहीं, इसको बोले मर्जी आपकी, तो यहाँ पे नॉट नेसेसरी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यूजलेस थोड़े ना हो सकता है यार, यूजलेस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब किसी चीज का यूज होगा तभी तो उसको बनाया जा रहा होगा, यूजलेस होगी तो बनाएंगे ही क्यों। अब सीक्रेट रिजर्व बनता है, क्रिएटेड बाय, सीक्रेट रिजर्व किसके द्वारा बनाया जाता है, तो कहता है राइटिंग ऑफ एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। या कैसे बन सकता है, तो जी हाँ, जब आप एक्सेसिव डेप्रिसिएशन यहाँ पर जो है डिडक्ट करते हो, तो उसकी वजह से सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाते हैं। चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जी हाँ, इसकी वजह से भी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाते हैं। फिर कहते हैं सप्रेसिंग ऑफ द असेट्स, यानी कि असेट्स की वैल्यू को कम आंकने से भी आपके सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाते हैं। और ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सीक्रेट रिजर्व इज शोन इन, तो सीक्रेट रिजर्व को दिखाया जाता है कहाँ पे, बोले उसको तो कहीं नहीं दिखाया जाता सर। तो ना उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता, ना उसको बैलेंस शीट के असेट साइड, ना उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी, तो कहीं नहीं दिखाया जाता। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो इसी पॉइंट के साथ जो आज की हमारी जो क्लास है ना वो कंप्लीट हो चुकी है मेरे प्यारे बंधुओं। अब देखिए ध्यान से, मोस्टली जो आपकी क्लासेज है ना वो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं रेगुलर ही है। ये दशहरा है थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे माहौल चल रहा है। आपकी जो क्लासेस 2 होनी थी वो मेरे ख्याल से पिछले कुछ कल से या पता नहीं एक ही क्लास आपको मिली है। आज की ये क्लास 1 है। आज के लिए क्षमा करें, कल से फिर हम वापस कंटिन्यू आ जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए लेक्चर।